जय श्री केदार। इस वक्त मैं हूँ सोनप्रयाग में। यहाँ से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। सोनप्रयाग आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार या फिर ऋषिकेश है। वहाँ से आप बस, टैक्सी या फिर ट्रैवलर करवा के सोनप्रयाग आ जाएं। सोनप्रयाग में आपको रहने खाने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप सोनप्रयाग नहीं रुक करके गौरीकुंड रुकेंगे तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। आप यात्रा की पर्ची ऑनलाइन ही बुक करा सकते हैं। मेरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने यहीं आके रजिस्ट्रेशन करा लिया। दोपहर का समय था तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी। यात्रा के दौरान मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, तो रेनकोट अपने साथ ज़रूर रखिए, कैप और गर्म कपड़े ऊपर के लिए क्योंकि वहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है। और पैदल चल रहे हैं तो लाठी ज़रूर लीजिए। तो सोनप्रयाग से हमने अपनी लाठी ले ली और यहाँ से शुरू होती है हमारी केदारनाथ तक की यात्रा। अभी सिर्फ 10 कदम ही चले हैं और बारिश शुरू हो गई। सोनप्रयाग से आपको शेयर्ड टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपको गौरीकुंड ले जाएगी। इसका किराया 50 रुपये पर पर्सन होता है और ये लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र होता है। अगर आप पीक सीज़न में आते हैं जो कि मई, जून, जुलाई में होता है, आपको कम से कम 1-2 घंटे की लाइन मिलेगी इस टैक्सी के लिए। इस वक्त दोपहर का समय था और आज यात्री कम थे तो मुझे फटाफट मिल गई। तो पहले टैक्सी में आकर के मैं बैठ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है फिर। तो पूरी भरी हुई बुलेरो में हो सवार हम सब चले गौरीकुंड की ओर। सोनप्रयाग का ये टैक्सी वाला रास्ता बस कुछ ही दिन पहले खुला था क्योंकि यहाँ पे भयंकर लैंडस्लाइड हुई थी। पूरा का पूरा रास्ता बह गया था। गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर पहले ये लंबा वाला जाम लग गया। सब यात्री पैदल चलना शुरू कर दिए तो मैंने भी शुरू कर दिया। ये लैंडस्लाइड वाला एरिया था तो यहाँ से हमें फटाफट निकलने के लिए कहा गया। अगर आप गौरीकुंड से पैदल ना जा कर के घोड़े या पिट्ठू या पालकी से जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैंने सोचा इस बार मैं पैदल यात्रा करूँगी। आइडियली अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ तक तो आपको सुबह 5:30 बजे के करीब अपना ट्रैक शुरू कर देना चाहिए ताकि आप अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँच जाए। अब मैं दोपहर में चालू कर रही थी तो इस दुविधा में थी कि कंटिन्यू करूँ या नेक्स्ट डे जाऊँ गौरीकुंड में रुक के। वैसे गौरीकुंड में आपको रुकने के लिए बहुत सारे स्टे ऑप्शंस और खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। भाई महान है ये लोग, हमसे हमारा वज़न नहीं संभल रहा और ये सामान अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। मैंने गौरीकुंड ना रुक करके यात्रा शुरू कर ली अपनी, ये सोच के जो होगा महादेव की इच्छा, क्योंकि नॉर्मली लोग सुबह सुबह ही यात्रा शुरू कर लेते हैं। गौरीकुंड के कुछ ही किलोमीटर बाद पूरी तरह से बादल छा गए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इतने ब्यूटीफुल नज़ारे थे और कहीं कहीं तो लैंडस्लाइड वाली एरियाज़ भी देखी मैंने। रास्ते में आपको कई सारे पानी के झरने दिखाई देंगे। लगभग शाम होने को थी। सारे यात्री ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे और अकेली मैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था दूर दूर तक जो ऊपर की तरफ जा रहा था। मन में बहुत ज़्यादा दुविधा थी कि मैं घोड़ा करवा लूँ या फिर कहीं बीच में रास्ते में रुक जाऊँ, बिकॉज़ रात में ट्रैवलिंग बहुत रिस्की हो जाती। पैदल यात्रा करने का पूरा इरादा था, पर कुछ ही देर में मेरी असलियत मेरे सामने आ गई और मुझे ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी, सुमन जी, हमसे ना हो पाएगा। ऐसा मुझे मेरी थकी हुई टांगों ने कहा। फिर क्या, मैंने भी अपनी थकी हुई टांगों का दर्द समझा और उनके लिए एक घोड़ा करवा लिया। ये बहुत ही सही डिसीजन ले लिया मैंने कि घोड़ा करवा लिया, क्योंकि आगे के रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। कई सारी जगहों पे लैंडस्लाइड्स थी, बहुत नैरो रास्ते थे, काफ़ी सारे पत्थर आबड़ थाबड़ थे जहाँ पे पैर फिसलने की पूरी चांसेस थी। कीचड़, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ते थे। दिन में तो आप चलो संभल के चल सकते हैं, बट रात में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता और मैंने कोई टॉर्च वगैरह भी कैरी नहीं किया हुआ था। आप जब भी यहाँ आते हैं तो वाटरप्रूफ जूते लेके आइएगा अपने साथ में, बिकॉज़ यहाँ पे कीचड़, वाटरफॉल्स, कहीं पे भी पानी होता है तो जूते गीले हो जाते हैं और ठंड लगती है। रास्ते में आपको जगह जगह पे टेंट्स मिल जाएंगे इन केस रात हो जाती है रहने के लिए, और खाने पीने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मेरी घोड़ी का नाम था शालू और घोड़े वाले भैया उसे पकड़ के ऊपर तक लेके चल रहे थे मुझे। मैं मज़े से अपनी वीडियोग्राफी कर रही थी, बट अचानक से मैंने देखा कि शालू खाई की तरफ जा रही थी और भैया गायब थे। ओ भैया, हाँ भैया, जा रही है शालू।
भैया ने बिल्कुल एंड मोमेंट पे आकर इसको पकड़ लिया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे रास्ते और ज़्यादा कठिन होते जा रहे थे और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। पैदल चलने वालों को तो सल्यूट है। शाम के लगभग 8 बजे के करीब हम घोड़ा पड़ाव पहुंच गए। जो भी घोड़े से आते हैं उनको यहीं उतरना होता है। पूरी सुन्न हो चुकी हूँ, नाक वाक सब सुन्न हो चुका है। घोड़ा पड़ाव से आप पिट्ठू करा के जा सकते हैं या फिर मेरी तरह पैदल भी जा सकते हैं मंदिर तक। ये अंदाज़न 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है। ऐसी ठंड है कैमरा भी नहीं पकड़ी जा रही है। घोड़ा पड़ाव पे उतरते ही पहले वुलेंस पहन लिए। बहुत ज़्यादा ठंड है, हालत ख़राब हो रही है। अगर आप मई जून जुलाई जो कि पीक सीज़न होता है तब आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आइए यहाँ रहने के लिए। JMVM की वेबसाइट पे आप वो करवा सकते हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है रहने के लिए। घोड़ा पड़ाव से कुछ ही दूरी पर आपको बेस कैंप दिखेगा, वहाँ पे बहुत सारे टेंट्स के ऑप्शन होंगे रहने के लिए और उसके अलावा मंदिर के पास में भी बहुत सारे होम स्टेज अवेलेबल है। खाने के लिए जगह जगह पे आपको छोटी छोटी ऐसे टेंट्स मिल जाएंगी, छोटी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगी। मंदिर के पास में भी सब कुछ अवेलेबल है। मैं अक्टूबर महीने में आई थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था मैंने रहने के लिए और JMVM पूरा फुल था। टेंट में मैं नहीं रुकना चाहती थी तो मंदिर के पास ही मैंने एक होम स्टे में रूम बुक कर लिया जो कि मुझे 2,500 का पड़ा। रूम काफ़ी बहुत ज़्यादा बेसिक था बट क्लीन था। भाई जो लोग पैदल आते हैं उनको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। बहुत ही कठिन यात्रा है। मेरा होम स्टे मंदिर की इसी लाइन में था। सामान रख के पहले मैं मंदिर के दर्शन करने आ गई। हर हर महादेव। रात में 9 बजे के करीब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिए। बहुत सुकून भरा था ये दर्शन। मंदिर के दर्शन के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे तो मैंने उनमें से भोला सरप्राइज़ रेस्टोरेंट को चूज़ किया। अंदर आके देखा तो इनके यहाँ पे स्टे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। रेस्टोरेंट में अंदर जाने से पहले ही मैंने सोच लिया था जो मिलेगा प्रसाद समझ के खाऊंगी, टेस्ट के लिए ज़रा भी कंप्लेन नहीं करूँगी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। इतनी ठंडी में जहाँ मेरे हाथ ग्लव्स से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे खाना खाने के लिए, वहाँ मुझे कोई खाना बना के दे रहा है, परोस के दे रहा है। ये सोच के मैंने बड़े आनंद से खाना खाया और खाना बिल्कुल होमली स्टाइल था, बढ़िया टेस्ट थी और इनकी ये मिर्ची तो बहुत कमाल की थी। खाना खा के रूम पे आराम किया। सोचा सुबह 4:30 बजे उठकर मंदिर की लाइन में लग जाऊंगी दर्शन करने के लिए क्योंकि उस समय भीड़ ज़्यादा नहीं होती। उठ तो गई सुबह 4 बजे बट फिर एक आवाज़ आई, सुमन जी इतनी ठंडी में सुबह 4 बजे हमसे ना हो पाएगा। ऐसा मुझे मेरे पूरे शरीर ने ठंड में कांपते हुए कहा। मैंने ठंड में अपने कांपते हुए शरीर की बात सुनी भी और समझी भी और बिस्तर में ही 2 घंटे महादेव का जाप किया और फिर 6 बजे नहाकर मंदिर आ गई। सबसे पहले नंदी जी के दर्शन किए, प्रणाम किया, उसके बाद मंदिर के गर्भगृह के दर्शन के लिए लाइन में जाकर के रुक गई। गर्भगृह के अंदर आप सिर्फ सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक जा सकते हैं। बाकी टाइम आप मंदिर के अंदर तो जा सकते हैं बट गर्भगृह में नहीं। किसी ने बताया कम से कम 3 घंटे की लाइन है और इतनी ठंड में जब 8 साढ़े 8 के करीब धूप निकली तो आनंद ही आ गया। इतनी ठंड में रुकने के बावजूद 3 घंटे के बाद में भी लोगों के चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ मुस्कान थी। बचपन में पापा ऐसे मुझे कांधे पे लेकर वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले गए थे। वो भी क्या दिन थे। ऐसा वक्त कितना जल्दी बीत जाता है। काश कि बचपन कभी ख़त्म ही ना हो। आखिरकार मैंने गर्भगृह के अंदर के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हर हर महादेव। दर्शन के बाद मैं इस तरफ आ गई नाश्ता करने के हिसाब से। इस सड़क पे आपको सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, दवाइयाँ, खाना, रहने के लिए।
मैं आई द शिवलिक हिल्स पे नाश्ता करने। आगरा भवन में इनके यहाँ पे रहने के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नींद नहीं हुई थी तो मुझे बहुत लाइट खाना खाने का मन था, पराठे वगैरह खाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने यहाँ देखा भैया बड़े मुस्कुराते हुए डोसा बना रहे थे, तो मैंने भी अपने लिए एक डोसा ऑर्डर कर लिया। बस कल रात वाला फॉर्मूला अपनाया मैंने, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, मन में ठान लिया कोई कमी नहीं निकालना, हमारे यहाँ ऐसा मिलता है वैसा मिलता है ना। इतनी ऊंचाई पे कोई भाई मुझे डोसा बना के दे रहे हैं, और क्या चाहिए। हर हर महादेव बोला और नाश्ता किया। डोसा क्रिस्पी था, काफ़ी अच्छा कड़क बनाया हुआ था। मंदिर के बिल्कुल बगल से ही यह रास्ता जाता है भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए। पतला सा रास्ता था बट काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ था। मंदिर में ऊपर सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है, तो काफ़ी भक्त यहाँ से तेल ले जा रहे थे। अभी मैं जा रही हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने। कहते हैं इनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, हवा बहुत पतली है। बस सारे भक्त महादेव का नाम लेते हुए ऊपर चढ़ते जा रहे थे, और यहाँ से जो नज़ारे थे क्या कहने। केदारनाथ मंदिर से अंदाज़न आधे किलोमीटर की चढ़ाई पे है। अगर आप पैदल नहीं आना चाहते तो पिट्ठू पे भी आ सकते हैं। वो जो सामने जगह दिख रही है वहाँ से 2013 में आपदा आई थी। अनइमेजिनेबल कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। फाइनली पहुँच गए हम भैरव बाबा के दरबार। दर्शन के बाद होम स्टे दोपहर 1 बजे के करीब मैंने खाली कर दिया। अब इस दुविधा में थी कि शाम की आरती के लिए रुकूं या फिर नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दूं। तभी आवाज़ आई, सुमन जी, पता नहीं फिर कब आना हो, आरती में तो शामिल होना ही है। ऐसा मुझे मेरे मन ने कहा, और मैंने अपने मन की बात सुन ली। रहने के लिए मुझे JMVM में 1250 रुपये में डॉर्मेट्री मिल गई। कुछ ऐसा था डॉर्मेट्री के बाहर का नज़ारा। और डॉर्मेट्री बिल्कुल ट्रेन के डब्बे की तरह थी। बेड्स बने हुए थे, पीने के लिए पानी था और एक कॉमन वॉशरूम। मैं ज़िंदगी में पहले कभी डॉर्मेट्री में नहीं रही थी, बहुत घबराहट थी, पर यहाँ इतने अच्छे और प्यारे लोग मिले, लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं, बिल्कुल फैमिली जैसे बन गए। JMVM का अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे फ़िक्स मेनू मिलता है। रोटी आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे पूरी ही बनाई जाती है, दाल सब्ज़ी और रोटी अचार। बावजूद इसके कि मैं पूरी खा रही थी, पर वो बहुत लाइट बनाई हुई थी। खाना काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल घर जैसा, न ज़्यादा मिर्च न मसाले। फिर शाम को मंदिर के बाहर आरती में शामिल होने पहुंच गई। केदारनाथ का मेरा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। बहुत सुंदर दर्शन हुए। हर हर महादेव। रात में डॉर्मेट्री में नींद तो नहीं आई थी, बट थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अर्ली मॉर्निंग मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था इस बार तो मैं पैदल ही नीचे उतरूँगी, बट फिर वही, कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही मेरी असलियत मेरे सामने आ गई। और फिर दोबारा से एक आवाज़ आई, सुमन जी, हमसे अब और ना चला जाएगा। ऐसा मेरी थकी हुई टांगों ने दोबारा मुझसे कहा। फिर क्या, मैंने दोबारा से उनकी बात सुनी
और अपने लिए एक पोनी करा लिया, जो कि मुझे गौरीकुंड वापस ले आया। गौरीकुंड से मैंने शेयर टैक्सी ली और फिर सोनप्रयाग वापस आ गई। महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने मुझे दर्शन का सौभाग्य दिया। हर हर महादेव।